Hi everyone, I am Shivani. Today we are starting a new unit that is molecular biology. It is an important branch of biology that deals with the understanding life at molecular level. The subject focuses on how molecules like DNA, RNA and protein work together to control the functions of cell. We began the basic concept and gradually move toward the advanced topic, building up a strong foundation step by step. This unit will help you understand the key processes that take place inside the living cell and how they are regulated. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की टॉपिक्स जो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, टारगेट रूल, जीन, search of genetic material, transcription, translation, replication, central dogma, gene regulation, and human genome project. These are the key topics जो under मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमें जो देखने को मिलते हैं दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें देखने को मिलता है 5 × 174 में एंड M13 बैक्टीरियोफाज में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हमें दो तरह से देखने को मिलता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। एंड प्लाज्मिड का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड होते हैं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनमें भी जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है हमें मोस्ट जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरएनए। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक मटेरियल भी हमें देखने को मिलता है। जब ये जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्टली हमें सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें देखने को मिलता है रियो वायरस, वॉन ट्यूमर में, मेज ड्वार्फ में एंड राइस ड्वार्फ में हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो दो तरह से हमें देखने को मिलता है, कोडेड आरएनए एंड नॉन कोडेड आरएनए। कोडेड आरएनए हमें देखने को मिलता है एमआरएनए में एंड नॉन कोडेड आरएनए इज प्रेजेंट इन टीआरएनए, एसआईआरएनए, mRNA एंड SNRNA। सो ये न्यूक्लिक एसिड है जो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं अगला, इसलिए हम डिस्कस करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो ओरिजिन माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का, अकर फ्रॉम द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो अगर इनके सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें लिंकेज ग्रुप 1 देखने को मिलता है। डबल लेयर ये होता है, डबल लेयर होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है उनमें पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डिवीजन हमें इनमें बाइंड्री डिवीजन देखने को मिलता है, बाइंड्री फिजन होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया में होता है दैट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो नेक्ड हमें देखने को मिलता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन को कहा जाता है नेक्ड डीएनए। और जीन इसमें पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रेजेंट होती है एंड राइबोसोम 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसी तरह से सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनेलीज हमें देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है, ये भी हमें सेम इन्हीं की तरह इसमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। लिंकेज ग्रुप इसमें भी 1 होता है, डबल लेयर ही होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इनमें होती है और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन इनमें भी प्रेजेंट होता है। ये डिवाइड करते हैं बाइंड्री फिजन से। जेनेटिक मटेरियल इनमें भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए जो है वो नेक्ड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ही इनमें देखने को मिलता है। और जीन इनमें भी पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इनमें भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ही तरह प्रॉपर्टीज जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में भी देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो बैक्टीरिया से ही माना जाता है और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ही ये ओरिजिनेट हुए हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए एसिडिक होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PO4 3 नेगेटिव ग्रुप, इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है PO4 3 नेगेटिव। इसी ग्रुप की वजह से डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड एसिडिक ग्रुप ये होता है, इसलिए डीएनए जो है
हम एसिडिक डीएनए को कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, ये हमें दो तरह से देखने को मिलता है। नेक डीएनए भी प्रेजेंट होता है एंड नॉन नेक डीएनए भी देखने को हमें मिलता है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं नेक डीएनए की। नेक डीएनए का मतलब है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन अगर डीएनए होता है तो उसे हम नेक्ड डीएनए कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक डीएनए हैं वो सभी हमें कैसे देखने को मिलते हैं, नेक डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड का डीएनए भी नेक्ड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या प्लास्टिड डीएनए ये यूकैरियोटिक डीएनए हैं, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इनमें भी जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज नेक डीएनए। सेकंड हम बात करते हैं नॉन नेक डीएनए। नॉन नेक डीएनए का मतलब है विद हिस्टोन प्रोटीन। ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो नॉन नेक डीएनए हमें देखने को मिलता है। फर्स्टली अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन का मतलब होता है, हिस्टोन प्रोटीन हमें पॉजिटिवली चार्ज देखने को मिलती है। पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोटीन होती है। बेसिक प्रोटीन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ 2 बेस पेयर्स अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं जो बेसिक होते हैं। और इन्हीं बेसिक प्रोटीन की वजह से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। नेक्स्ट इज हिस्टोन प्रोटीन। वट इज नीड ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत पड़ती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है उसको पैक करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो लेंथ है हमारे पास दैट इज 2.2 मीटर लॉन्ग जो है वो डीएनए होता है। एंड न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर न्यूक्लियस का साइज है। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हमने ये डीएनए डालना है दैट इज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर डालना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल होगा इसे डालना। तो इसलिए ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को पैक करने में हेल्प करती है ये हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पैक किया जाता है। फर्स्टली अगर हम बात करें इस तरह से डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स में ये प्रेजेंट होता है डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इस डीएनए को इस तरह से कॉइल करने में हेल्प करती है। इस तरह से इसकी कॉइलिंग जो है वो हमें डीएनए की देखने को मिलती है। तो डीएनए की कॉइलिंग जो है वो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से देखने को मिलती है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है ये जब ये स्ट्रक्चर बनता है ये ऑक्टामर बनता है। इस तरह से हमें ये 4 जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इनमें हमें ऑक्टामर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इस तरह से ये एक ऑक्टामर बनता है और दोनों ऑक्टामर को जोड़ने का काम करता है लिंकर डीएनए। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से ये जोड़ती है। और इस तरह से जब ये फॉर्मेशन होती है तो इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जब फर्दर कॉइल होते हैं तो क्रोमैटिन की फॉर्मेशन होती है। एंड क्रोमैटिन जो है वो फर्दर जब कंडेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है जो कि फिर न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन कॉइलिंग में हेल्प करती है या पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करती है ताकि ये डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आ सके। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होती है, प्रेजेंट होती है डीएनए में। डीएनए के ऑल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन जो स्पर्म का डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। नो हिस्टोन प्रोटीन इन द स्पर्म। तो स्पर्म में हिस्टोन प्रोटीन की जगह प्रेजेंट होता है प्रोटाअमीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर्जिनिन रिच ये प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है इन द डीएनए ऑफ स्पर्म। तो जितने भी ह्यूमन के सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल में प्रेजेंट होती है प्रोटाअमीन्स। फर्स्टली अगर हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हिस्टोन, तो हिस्टोन हमें 2 तरह से देखने को मिलते हैं। हिस्टोन की अगर हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप ऑफ हिस्टोन होते हैं। फर्स्ट इज द लिंकर हिस्टोन एंड सेकेंड इज द हिस्टोन ऑक्टामर। लिंकर हिस्टोन की बात करें तो H1 हिस्टोन को कहा जाता है लिंकर हिस्टोन। एंड हिस्टोन ऑक्टामर में हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज द H2A। तो H2A दो हमें H2A देखने को मिलते हैं और 2 ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, H2B देखने को मिलते हैं। एंड H3B भी हमें 2 देखने को मिलते हैं। एंड H4 भी हमें 2 ही देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल हमें ऑक्टामर देखने को मिलते हैं, 4 ये होते हैं और ये सभी हमें 2-2 की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसलिए टोटल जो है ये 8 ऑक्टामर इसे कहा जाता है। H2A भी 2 होंगे, H2B भी 2 होंगे, H3B
दो होंगे एंड H4 भी हमें दो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्टामर का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमें ऑक्टामर देखने को मिलता है। और ये जो H1 होता है इस तरह से एक और ऑक्टामर होगा, इन दोनों ऑक्टामर को जोड़ने का जो काम करता है ये H1 करता है, और H1 को कहा जाता है लिंकर हिस्टोन। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को जो पैक किया जाता है इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट है। और इसमें जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है, जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती है डीएनए के साथ तो उसे कहा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। और ये डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब जुड़ता है तो उसे कहा जाता है, इस तरह से नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को हमें मिलती हैं जो इन्हें जोड़ने का काम करती हैं। और इस तरह से फिर सोलेनॉइड की मॉडल की फॉर्मेशन होती है। सोलेनॉइड मॉडल का मतलब है न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन। इस तरह से सोलेनॉइड मॉडल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एंड देन ये कंडेंस्ड होता है न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करता है। और क्रोमेटिन जो है वो इस तरह से लूप की फॉर्मेशन हमें क्रोमेटिन में देखने को मिलती है। एंड देन अगर इसको और कंडेंस किया जाता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा कंडेंस हमें देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह से ये क्रोमोसोम फिर न्यूक्लियस में पैक होता है। तो इसलिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए फर्स्टली हम बात करते हैं अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर कॉल्ड एज कोर डीएनए। तो इस तरह से ऑक्टामर के अराउंड डीएनए को जब रैप किया जाता है तो इस डीएनए को कहा जाता है कोर डीएनए। और इस कोर डीएनए को रैप करने के लिए 1.75 टर्न डीएनए जो है यहाँ पर यूज होता है, दैट इज 3/4 टर्न्स इसे कहा जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ये रोटेशन देखने को मिलती है। इसमें जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 146 या 147 बेस पेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस कोर डीएनए में। सेकंड हम बात करते हैं 2 हिस्टोन जो ऑक्टामर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है लिंकर डीएनए। इस तरह से हमारे पास एक ये कोर डीएनए है, ये दूसरा कोर डीएनए है। इन दोनों कोर डीएनए में जब डीएनए रैप हो रहा है तो इन्हें जोड़ने का, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज द लिंकर डीएनए, जिसे हम H1 डीएनए या H1 हिस्टोन जिसे कहा जाता है। तो ये हेल्प करता है इसे जोड़ने में। और इसमें प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 54 बेस पेयर। फर्स्टली अगर हम बात करें कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए, जब इन दोनों की अगर हम बात करें, कोर डीएनए में प्रेजेंट है 146 बेस पेयर एंड लिंकर डीएनए में प्रेजेंट है 54 बेस पेयर। इन दोनों को मिलाकर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम होती है। और न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर जो है वो न्यूक्लियोसोम में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट देखने को मिलती है न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो डायमीटर होता है दैट इज 2 नैनोमीटर डीएनए का डायमीटर होता है। जब इसमें हम इसको हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसको जोड़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में इसको फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से ऑक्टामर जो है वो फॉर्मेशन होती है। ऑक्टामर जो है हिस्टोन ऑक्टामर और लिंकर डीएनए जो है वो जुड़ते हैं और इस तरह से बीड्स लाइक ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इस बीड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, जिसका डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर। लेकिन जब इसमें बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हम इसको कर देते हैं तो क्रोमेटिन की फॉर्मेशन होती है, जिसको कहा जाता है 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। क्रोमेटिन जब लूप की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से क्रोमेटिन में लूप की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें डायमीटर हमें देखने को मिलता है 300 नैनोमीटर। और अगर हम इसे फर्दर कंडेंस्ड करते हैं क्रोमेटिन लूप को, 700 नैनोमीटर हमें इसका डायमीटर देखने को मिलता है। एंड फर्दर इसकी कंडेंसेशन करते हैं, हाईली कंडेंस्ड को कहा जाता है क्रोमोसोम और इसका डायमीटर देखने को मिलता है 1400 नैनोमीटर। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम की। क्रोमेटिन जो है वो लेस कंडेंस्ड डीएनए होता है एंड क्रोमोसोम जो है हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन हम क्रोमोसोम वर्ड यूज़ करते हैं और क्रोमेटिन वर्ड यूज़ किया जाता है आई फेस, जिसमें कि G1, S एंड G2 फेस आते हैं। प्रोफेस फेस एंड टेलोफेस में हम क्रोमेटिन यूज़ करते हैं एंड क्रोमोसोम यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द जो मेटाफेस होती है एंड एनाफेस में क्रोमोसोम वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमने दो तरह से डिस्कस किए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहा जाता है एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड हमें दो देखने को मिलते हैं, डीएनए एंड आरएनए। फर्दर अगर हम बात करें ये बनते कैसे हैं, तो ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड से जो है ये न्यूक्लिक
एसिड जो है वो बनते हैं। डीएनए एंड आरएनए जो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और नाइट्रोजन बेस एंड शुगर जो है इन दोनों से मिलकर जो है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह से ये हमारा आउटलाइनिंग है, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। तो नाइट्रोजन बेस हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द प्यूरिन एंड सेकंड इज द पैरामिडिन। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन हमें देखने को मिलते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है डबल रिंग इसमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमें दो रिंग इसमें प्रेजेंट होती हैं, 9 मेंबर्ड होते हैं। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 to 9 इसमें मेंबर 9 रिंग ये होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है एट 1 3 7 9 पोजीशन पे जो है वो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। और इसमें जो बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट कार्बन जो शुगर की फर्स्ट कार्बन होती है और इसके जो 9th नाइट्रोजन होती है, ये जो 9th नाइट्रोजन है इसके साथ जो है वो शुगर जुड़ती है और उसके साथ भी यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ये हमें प्यूरिन में देखने को मिलता है। फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9th कार्बन ऑफ प्यूरिन। सेकेंड हम बात करते हैं पैरामिडीन्स की। पैरामिडीन की बात करें तो इसमें हमें सिंगल रिंग ही देखने को मिलता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इसमें ये होता है और ये 6 मेंबर्ड होते हैं। टोटल हमें इसमें 6 मेंबर देखने को मिलते हैं और नाइट्रोजन जो है वो 1 and 3rd पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ही हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और नॉमेनक्लेचर की अगर हम इसकी बात करें तो ये क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसमें हमें क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। और प्यूरिन में एंटी क्लॉक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्यूरिन और क्लॉकवाइज देखने को मिलता है इन केस ऑफ पैरामिडीन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ये शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पैरामिडीन। तो पैरामिडीन की भी फर्स्ट नाइट्रोजन ही शुगर के साथ जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो पैरामिडीन में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो पहले ही शुगर और पहले ही नाइट्रोजन के साथ होता है। और प्यूरिन के केस में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो शुगर की फर्स्ट कार्बन एंड प्यूरिन्स की 9th नाइट्रोजन के बीच में हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन बेस हमें देखने को मिलते हैं। और प्यूरिन में जो प्यूरिन होते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है वो प्यूरिन हमें देखने को मिलते हैं। और पैरामिडीन जो हमें देखने को मिलते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो आरएनए में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेंटो शुगर। पेंटो शुगर का मतलब है 5 कार्बन शुगर हमें देखने को मिलती है। तो टोटल 5 कार्बन है, जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड 5th कार्बन। 5 कार्बन हमें पेंटो शुगर देखने को मिलती है। ये दो तरह से होती है, राइबो शुगर एंड डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में और डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। दोनों में डिफरेंस इतना है, जो कार्बन नंबर 2 है ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है इन दोनों के केस में। तो डीऑक्सी राइबोज में जो कार्बन नंबर 2 है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम OH नहीं हमें देखने को मिलता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो इसमें अगर हम सिंपली बॉन्ड भी शो कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन को ही डिनोट करता है। और इन केस ऑफ राइबोस OH बॉन्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है सेकंड पोजीशन पे। तो इस तरह से OH जो है हमें सेकंड पोजीशन पे देखने को मिलता है, तो उसे हम राइबोस कहते हैं। और डिफरेंस जो है वो बीटा का मतलब होता है, जो कार्बन नंबर 1 है उसमें अगर OH इस तरह से, अगर अपर साइड हमें ये OH देखने को मिलता है तो उसे बीटा कहा जाता है, और अगर ये OH नीचे की तरफ होता है तो उसे अल्फा कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉस्फेट। और फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PO4 3 नेगेटिव। O4 का मतलब है इस तरह से इसके चारों बॉन्ड जो हैं वो O के साथ हमें देखने को मिलते हैं। और O नेगेटिव का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कि यहाँ लोन पेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 ऑक्सीजन जो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिलती है, जिसलिए हम इसे कहते हैं O3 नेगेटिव। और एक O के साथ हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये है मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। डाइफॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट जब आपस में जुड़ जाते हैं। और फॉस्फेट जब फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एनहाइड्रस बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में, एक फॉस्फेट का दूसरे फॉस्फेट के बीच में जो ये बॉन्ड हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है फॉस्फेट एनहाइड्रस बॉन्ड।
या एनहाइड्राइड बॉन्ड इसे कहा जाता है। और इस तरह से ये 2 फॉस्फेट के बीच में होता है। इस तरह से 3 फॉस्फेट अगर जुड़े होते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है फॉस्फेट डाई एनहाइड्राइड बॉन्ड इनके बीच में यहाँ पर फॉर्म्ड होता है। सेकेंड हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जब नाइट्रोजन बेस जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन शुगर के साथ होती है, जो हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया कि नाइट्रोजन प्यूरिन और पैरामेडीन्स जो होते हैं वो शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। एंड नाइट्रोजन बेस एंड शुगर ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी अटैच्ड हो जाता है, शुगर की 5th कार्बन के साथ अगर फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियो बेस। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये नाइट्रोजन बेस हैं। और ये नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये शुगर राइबोस भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इसमें हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर जो है वो एडेनिन के साथ अगर जुड़ती है तो उसे कहा जाता है एडिनोसाइन, और अगर वो राइबोस शुगर के साथ जुड़ी है तो एडिनोसाइन कहा जाता है, और अगर वो डिऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ती है तो उसे कहा जाता है डिऑक्सी एडिनोसाइन। इसी तरह से ग्वानिन अगर जो है राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो उसे ग्वानोसिन कहा जाता है, और वो डिऑक्सी राइबोस शुगर के साथ जुड़ता है तो उसे डिऑक्सी ग्वानोसिन कहा जाता है। साइटोसिन में भी सेम हमें देखने को मिलता है। साइटिडीन जो है वो राइबोस शुगर को लिए जब जुड़ता है और डिऑक्सी राइबोस के साथ जुड़ता है तो डिऑक्सी साइटिडीन कहा जाता है। थाइमिन की अगर हम बात करें तो थाइमिन जो है वो हमें राइबोस शुगर जो है वो नहीं देखने को मिलता है। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है तो डिऑक्सी राइबोस के साथ ये जुड़ता है तो इसे कहा जाता है डिऑक्सी थाइमिडीन। और यूरेसिल की बात करें तो ये आरएनए में ही होता है, डीएनए में नहीं होता है, इसलिए ये राइबोस शुगर के साथ ही जुड़ता है, उसे कहा जाता है यूरिडीन। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। देन अगर ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो फॉस्फेट के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं तो बनती हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये फॉस्फेट जो है वो हमें एक फॉस्फेट अगर देखने को मिलता है तो मोनोफॉस्फेट कहा जाता है। 2 अगर हमें फॉस्फेट देखने को मिलते हैं डाइफॉस्फेट कहा जाता है। 3 अगर हमें फॉस्फेट देखने को मिलते हैं तो ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉस्फेट अगर जुड़ा है और अगर ये आरएनए में जुड़ता है तो इसे कहा जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर ये डीएनए में 2 फॉस्फेट अगर जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है डिऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसे हम इस तरह से भी लिखते हैं DAMP या DADP या DATP। AMP का मतलब है डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट है इसमें जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है डिऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 अगर जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने देखा एडिनोसिन के केस में। इसी तरह से ग्वानिसिन भी हो सकता है, तो अगर ग्वानिन जुड़ता है तो उसे कहा जाता है डिऑक्सी ग्वानोसिन। 3 फॉस्फेट हैं तो ट्राइफॉस्फेट, 2 हैं तो डाइफॉस्फेट, 1 है तो मोनोफॉस्फेट। इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बात करें AMP डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो डायग्राम है, ये हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से नाइट्रोजन बेस एडेनिन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और इसकी जो 9th नाइट्रोजन होती है वो शुगर की 1st कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है और इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ हमें देखने को मिलता है तो ये बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहा जाता है। और जो शुगर की 5th कार्बन होती है उस 5th कार्बन के साथ ये फॉस्फेट जो है वो अटैच्ड होता है और इसे कहा जाता है एस्टर बॉन्ड। तो 5th कार्बन का फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड होता है, यहाँ जो बॉन्ड हमें देखने को मिलता है ये बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड, और ये एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड है तो इसे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। और अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है DAMP, जिसे कहा जाता है डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ एक ही फॉस्फेट है। अगर 2 फॉस्फेट होते तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट से होता है तो ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। इसी तरह से DCMP का मतलब है ये साइटोसिन का हमारे पास स्ट्रक्चर है, और साइटोसिन में नाइट्रोजन 1 के साथ बॉन्ड होता है कार्बन शुगर की 1st कार्बन का। तो शुगर की 1st कार्बन का नाइट्रोजन 1 के साथ
पैरामिडीन के केस में बॉन्ड होता है, और पैरामिडीन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे साइटोसिन लिया है। और साइटोसिन में यहाँ पर जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और शुगर की 5th कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है फॉस्फेट का उसे कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसमें हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, एडेनिन का एग्जाम्पल हमने लिया है। एडेनिन की 9th नाइट्रोजन जो है शुगर की 1st कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है, एंड 5th कार्बन जो है वो फॉस्फेट के साथ जो है वो एस्टर बॉन्ड बनाती है। इस तरह से फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में, इस तरह से फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है एनहाइड्राइड बॉन्ड। एक अगर बॉन्ड होता है तो उसे एनहाइड्राइड, 2 अगर हमें देखने को मिलते हैं तो डाई एनहाइड्राइड। तो इस तरह से फॉस्फेट डाई एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। ये बॉन्ड जो है हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। इस तरह से अगर एक ही फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे कहा जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसे हम फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब इससे फॉस्फेट फिर नहीं डिटैच कर सकते। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी को कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी को कहा जाता है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग जो है वो हमें एडिनोसिन के केस में देखने को मिलती है। फर्दर जो और नाइट्रोजन बेस हैं उनमें भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह से अगर CMP इसमें जुड़ता है तो उसे कहा जाता है साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ये फर्दर बॉन्डिंग हमें सभी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में जो हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में भी हमें बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में भी बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में भी बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड करता है। तो नाइट्रोजन जब पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड करता है तो उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। देन न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड को हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट शुगर जो है ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस तरह से न्यूक्लियोसाइड बना है। और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, अब फॉस्फेट के साथ जब ये जुड़ता है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें हमें कौन कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हमें नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में देखने को मिलता है नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो देखने को मिलता है हमें 5 कार्बन ऑफ शुगर, शुगर की जो 5th कार्बन होती है और फॉस्फेट की जो अल्फा फॉस्फेट होता है, पहला जो फॉस्फेट होता है, उनके बीच में जो हमें बॉन्ड देखने को मिलता है उसको कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोटाइड में। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड का मतलब है जब एक फॉस्फेट जो है वो सेकंड फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, तो अल्फा फॉस्फेट एसिड बीटा फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है तो एक एनहाइड्राइड बॉन्ड वहां देखने को मिलता है। और अगर बीटा फॉस्फेट जो है वो गामा फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है, मतलब तीसरा फॉस्फोरस जब दूसरे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड करता है तो वहां पे भी हमें एनहाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस तरह से एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है जब फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। ये हम अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम से हम इसे आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है जो 3rd कार्बन होती है पहले न्यूक्लियोटाइड की, 3rd कार्बन एंड 5th कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है उसकी 3rd कार्बन जो है वो फ्री होती है उसके साथ, एंड जो सेकेंड दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5th कार्बन के साथ बॉन्ड करती है, उसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एडिशनल बॉन्ड भी हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। एडेनिन का थाइमिन के साथ जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। स्टैकिंग इंटरेक्शन भी हमें देखने को मिलती है बिटवीन द एडजेसेंट जो बेसिस होते हैं उनके बीच में ये देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इनमें हमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड भी हमें देखने को मिलते हैं, ये वीक इंटरेक्शन होती हैं, ये भी प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लिक एसिड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है 5' to 3' एंड 3' to 5' हमें देखने को मिलता है। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए हमें देखने को मिलता है जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है,
पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है एंड इसमें हमें नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन बेस जो है वो एडेनिन हो सकता है, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट अगर हम देखें इन स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड हैं तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं। एडेनिन का शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है इसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकेंड हम बात करते हैं शुगर की, अगर हम फिफ्थ कार्बन की बात करें तो फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड होता है इसे कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और अगर हम इसी स्ट्रक्चर में देखें जो थर्ड कार्बन होती है वो फ्री होती है, तो ये थर्ड कार्बन भी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड करती है। इसी तरह से दूसरा अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, एक हमारे पास ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें कि थाइमिन जो है वो जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन के साथ एंड फिफ्थ कार्बन के साथ जो है वो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ ये जो फॉस्फेट जुड़ा है यही फॉस्फेट जो है वो थर्ड कार्बन के साथ भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसे कहा जाता है फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से ये बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।